वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 30 नवंबर 2021 और 30 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार की जागृति श्रृंखला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई है और वे बिहार के किस जिले की रहने वाली है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिहार की अररिया जिले की रहने वाली है। और यहाँ पर आपको ये भी जानना है, एक टर्म आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में भी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दिया था। और बात आई है अररिया की, तो अररिया से रिलेटेड अभी हाल ही के दिनों में बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। ये सारे के सारे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अररिया। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं पहले प्रश्न पे, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं। अगर आप घर बैठे रह करके 67वें बीपीएससी सीडीपीओ या फिर बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिहार इस मामले में पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुपोषित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस सूची में टॉप पर है बिहार और इसके बाद क्रमशः झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। यानी कि दूसरे स्थान पर बात करें तो झारखंड, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश तथा पांचवें स्थान पर है छत्तीसगढ़। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा, किंतु वहीं जब स्वास्थ्य, शिक्षा, स्कूलों में उपस्थिति और खाना पकाने के ईंधन और बिजली से वंचित आबादी की बात की जाए तो इसमें भी बिहार का प्रदर्शन सबसे खराब है। यानी कि ये सारे श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये सारे श्रेणी में भी बिहार का जो मतलब कह सकते हैं प्रदर्शन है वो सबसे अंतिम पायदान पर है। यानी कि सबसे खराब मतलब स्थिति बिहार की है। ये सारी रिपोर्ट अभी हाल ही में जो मतलब बातें यहाँ पे मैंने लिखा है ये सारी बातें नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो ये सारी बातें तो होगी नीति आयोग से संबंधित कि नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें ये सारी बातें कही गई है। लेकिन अभी हाल ही में सुशील मोदी का एक ट्वीट आया था जिसके माध्यम से कहा जा रहा था कि नीति आयोग का जो पैमाना है ये सारी चीज़ों का आकलन करने का वो गलत है। बिहार अपने क्षेत्र में बहुत मतलब कह सकते हैं आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर विकास दर तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब कह सकते हैं इस रिपोर्ट पर मतलब कह सकते हैं एक आरोप लगाया जा रहा है सुशील मोदी के द्वारा। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये सारे फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सारे आंकड़े आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारे आपके प्री मेंस और इंटरव्यू में भी आपकी मदद करेगा। अब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें, आप यहाँ पर इस श्रेणी को ध्यान रखें। ये श्रेणी क्या है कि बाल और किशोर मृत्यु दर में तो बिहार का जो स्थान है ये अंतिम से दूसरे स्थान पर, यानी कि जो सबसे अंतिम स्थान है उससे मतलब दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, दूसरे निचले स्थान पर है। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में सबसे निचले स्थान पर है। वहीं इसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड का नंबर आता है। यानी कि नीचे से अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जबकि दूसरे स्थान पर है बिहार, तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर है झारखंड। अब यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में अगली श्रेणी को ऐड किया है। हमारा अगला पॉइंट है, किंतु जब स्वच्छता से वंचित आबादी की बात आती है तो उसमें भी बिहार और उड़ीसा आगे है। यानी कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि स्वच्छता से वंचित आबादी में बिहार का जो रैंकिंग है ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कि खराब कर सकते हैं, मतलब निचले पायदान पर है। ये मतलब पहले स्थान पर, नीचे से अगर देखें तो बिहार पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर है उड़ीसा। ये नीचे के क्रम से बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अगला पॉइंट है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है, इसके अतिरिक्त नीति आयोग की तरफ से जारी फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में बिहार में सबसे अधिक 51.91% जनता गरीब है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम पूरे देश की बात करें तो राज्य श्रेणी में बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब गरीब जनता निवास करता है। और यहाँ पर गरीबी जो दर है, अगर हम देखें गरीब जनता की बात करें तो यहाँ पर 51.91% जनता गरीब है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आधे से भी अधिक जनता यहाँ पर गरीब है। तो ये सारे पॉइंट भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। यह भी बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गया में अभी हाल ही में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बिहार के गया जिले के बोधगया में बनाया गया है और इस कन्वेंशन सेंटर में 2000 से भी अधिक लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसका जो निर्माण हुआ ये बिहार के गया जिले के बोधगया में किया गया है। और यहाँ पे हमने अगले पार्ट में लिखा है इस मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर में एक ऑडिटोरियम यानी कि एक सभागार भी है जिसमें कि 500 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इसके साथ ही इस कन्वेंशन सेंटर में 100 गेस्ट हाउस की भी निर्माण किया गया है और साथ ही साथ इस पूरी संरचना की कुल जो लागत है ये 136 करोड़ रुपये है। तो ये सारे पॉइंट को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए। अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी में लगे हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आपको ये सारी चीज़ें नोट करना चाहिए। अगर आपके पास समय का अभाव है, आप इसे नोट नहीं करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू वहां पर आप इसका पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है हाल ही में बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कब से शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र जो शुरू हुआ ये 29 नवंबर 2021 से शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि इस वर्ष बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर के 5 दिसंबर तक चलेगा, अर्थात इस सत्र में 5 कार्य दिवस होगा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि इस सत्र में बिहार निजी विश्वविद्यालय दाखिल खारिज संशोधन विधेयक और बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। ये सारी उम्मीद है कि इस पर मतलब चर्चाएं होगी और ये पेश किए जाएंगे। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में शीतकालीन सत्र के बारे में लिखा है कि शीतकालीन सत्र आखिर क्या होता है। यहाँ आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि शीतकालीन सत्र का अर्थ क्या होता है, ये क्यों आयोजित होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय व स्थान पर जिसे वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, यानी कि चुनेगा। और किंतु 2 सदनों के बीच 6 माह से ज्यादा अंतर नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए जितने भी मतलब कह सकते हैं लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य होते हैं ये हर वक्त उपलब्ध नहीं होते। तो ऐसे में राष्ट्रपति द्वारा एक अधिवेशन या फिर कह सकते हैं सभा बुलाई जाती है या फिर आयोजित की जाती है। और आपको ये ध्यान रखना है किंतु 2 सदनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे हमने आगे लिखा कि इसीलिए एक वर्ष में प्रत्येक सदन में कम से कम 2 या फिर 3 सत्र होते हैं। अमूमन भारत में देखा जाता है कि 3 सत्र आयोजित होते हैं। और यहाँ पे इसी क्रम में हमने आगे लिखा कि इन्हीं में से तीसरा सत्र जो कि नवंबर दिसंबर माह में आयोजित की जाती है इसी ही मतलब कह सकते हैं शीतकालीन सत्र कहा जाता है, यानी कि विंटर सेशन कहा जाता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। जो मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह होता है, जब मतलब किसी मुद्दे पर कोई फैसला आना होता है तो ऐसे में इस मतलब सत्र का आयोजन होता है। तो यहाँ से मतलब कह सकते हैं ये सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ पर आप शीतकालीन सत्र के बारे में सभी चीज़ों को समझ चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार वर्ष 2021 का शब्द यानी कि वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एनएफटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ष 2021 के लिए एनएफटी यानी कि नॉन फंगिबल टोकन शब्द को इस वर्ष का अर्थात वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनएफटी। और यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार इस शब्द का उपयोग 11,000% बढ़ा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, ये कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार ये कहा गया है इस शब्द का प्रयोग 11,000% बढ़ा है। तो इसीलिए 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है ये कॉलिन्स डिक्शनरी के अनुसार ये एनएफटी को चुना गया, जिसका अर्थ होता है नॉन फंगिबल टोकन। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले किस खिलाड़ी का लंबी बीमारी के बाद हाल ही में निधन हुआ है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा नोवी कपाड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है नोवी कपाड़िया। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि भारतीय फुटबॉल की आवाज़ के नाम से पहचाने जाने वाले नोवी कपाड़िया का हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और वे अविवाहित थे। ये भी आपको ध्यान रखना, 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, जो कि भारतीय फुटबॉल का आवाज़ के नाम से भी प्रसिद्ध थे, जिनका भी हाल ही में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। अब ये बीमारी आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख सकते हैं। तथा वे मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी से ग्रसित थे, जिसमें कि रीढ़ की नसें और दिमाग धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और यहाँ पर इनसे संबंधित और भी कई सारे फैक्ट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगले पॉइंट में, कि वे लंबे समय तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे थे। और एक पॉइंट और भी है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो उनकी भारतीय फुटबॉल पर लिखी गई पुस्तक या फिर लिखी किताब बेयरफुट टू बूट्स द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, जो कि 2017 में प्रकाशित हुई थी, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रही थी। और इस किताब में उन्होंने भारतीय फुटबॉल और उसके इतिहास के बारे में जानकारी दिया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का क्या नाम दिया है? जो नया वेरिएंट सामने आया है उसे क्या नाम दिया गया है WHO के द्वारा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ओमिक्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का नाम ओमिक्रॉन दिया है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इस वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं इसका वैज्ञानिक नाम B.1.529 है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो वेरिएंट है ये पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है और ये वायरस तेजी से फैलता है और ये डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी कारण से स्वास्थ्य संगठन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में रखा है। जो भी मतलब कह सकते हैं जो कैटेगरी या फिर जो वेरिएंट जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न में WHO के द्वारा रखा जाता है, तो इसको भी इसी कैटेगरी में शामिल किया गया है ओमिक्रॉन को, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट किसने जारी की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंटरनेशनल आइडिया के द्वारा भी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि इस वर्ष से ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट इंटरनेशनल आइडिया द्वारा जारी किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में सत्तावादी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई और साथ साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गैर लोकतांत्रिक देशों पर कोविड-19 का बुरा प्रभाव पड़ा है। तो दोनों पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल आइडिया के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया जिसका नाम था ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स, तो इस रिपोर्ट में ये दो बातें महत्वपूर्ण निकल के सामने आती है कि जो मतलब कह सकते हैं जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगा यानी कि अर्थात 2020 वाला जो साल है ये विश्व में सत्तावादी प्रवृत्ति में कह सकते हैं काफ़ी बढ़ोतरी किया, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर कोविड-19 का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिला। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IMF के द्वारा भी हाल ही में ये रिपोर्ट जारी किया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी किया गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अर्थात IMF की, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है, यानी कि इन पर पैनी नजर होती है इसकी, जो भी मतलब कह सकते हैं इसके सदस्य राष्ट्र हैं उसकी मतलब कह सकते हैं वैश्विक आर्थिक स्थिति पर ये मतलब अपनी नजर रखती है और इस विषय पर कार्य करती है। और यहाँ पे हमने इसकी स्थापना के बारे में लिखा है, इसकी स्थापना यानी कि IMF की जो स्थापना हुई थी ये जुलाई 1944 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक हैं जर्मनी के क्रिस्टीन लेगार्ड, तो ये वाला भी पॉइंट आपको ध्यान रखना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में सहायता के लिए 1.2 बिलियन यूरो से अधिक की घोषणा की है, यानी कि प्रदान करने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जर्मनी के द्वारा भी हाल ही में ये मतलब कि घोषणा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न में बता दूं कि हाल ही में जर्मनी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भारत की लड़ाई में और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग के लिए 1.2 बिलियन यूरो लगभग कर सकते हैं 10,025 करोड़ रुपये से अधिक की नई प्रतिबद्धताओं की घोषणा की है, जो घोषणा भी हाल ही में जर्मनी सरकार के द्वारा किया गया है। आपको ये ध्यान रखना 1.2 बिलियन यूरो के भी हाल ही में ये मतलब कर सकते हैं घोषणा किया गया है। अब यहाँ पे इसी में हमारा अगला पॉइंट, हाल ही में जर्मनी ने 1990 की तुलना में 2045 तक जलवायु तटस्थता और ऊर्जा और उद्योग क्षेत्र में उत्सर्जन में 77 और 58% की कमी लाने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है। ये घोषणा जो भी हाल ही में हुई थी आपको याद होगा, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था कि ग्लासगो में COP26 का मतलब कह सकते हैं जलवायु शिखर परिवर्तन शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, ये स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, यहीं पर ये आयोजित हुआ था, इसी में ये घोषणा किया गया था, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट लिखा है भारत और जर्मनी से रिलेटेड कि भारत और जर्मनी का वैश्विक ग्रीन हाउस गैस में लगभग 9% हिस्सा है, तो ये भी जानकारी ध्यान रखिए। ये सारे रिलेटेड फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर स्कोर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी हाल ही में प्रकाश पादुकोण को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
आपको इस प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF ने इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, प्रकाश पादुकोण को आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। हमने अगले पॉइंट में लिखा, इससे पहले प्रकाश पादुकोण को 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी जानकारी ध्यान रखिए, एक संस्था के द्वारा प्रकाश पादुकोण को 2018 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और हमारा अगला पॉइंट यह है कि प्रकाश पादुकोण मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के पिता है, ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला है 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये प्रत्येक वर्ष ये मेघालय में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि चेरी ब्लॉसम एक फूल की प्रजाति है जो आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं, जो खास करके शीत ऋतु में ही होती है और इसी के नाम पर प्रत्येक वर्ष मेघालय में चेरी ब्लॉसम महोत्सव आयोजित किया जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मेघालय के शिलोंग में ये मुख्य रूप से आयोजित होता है। और हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि वर्तमान में मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा। तो ये भी जानकारी यहाँ से ध्यान रखिए। मेघालय में एक स्थान है मौसिन राम, यहीं पर भारत में सर्वाधिक बारिश होती है। और अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में औसतन सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है, यानी कि भारत का सबसे निर्धन राज्य कौन है, जो अभी हाल ही में नीति आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट जारी किया गया था। आप यहाँ पर सभी जगह कमेंट बॉक्स में एकदम से विस्तार पूर्वक लिखेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूँ। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं तो BPSC मेकर ऐप के थ्रू आप ये सारे मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। तो ऑलरेडी 10,000 से अधिक लोग यहाँ पर रजिस्टर हो चुके हैं, तो आप भी इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।